तो हम टॉपिक मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, और गुणा करने में ट्रिक की चर्चा अभी तक हो गई है। ट्रिक के बारे में अभी तक आपने सीख लिया है। अब आगे चलो, आज कुछ पहले एक दो बातें और मैं बता दूं। यूनिट डिजिट के बारे में भी बातचीत थोड़ी सी की थी। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, इसे हिंदी में कहते हैं इकाई अंक अवधारणा या इकाई अंक की अवधारणा। जिन एग्जामिनेशन में समय नहीं होता सॉल्यूशन के लिए, उन एग्जाम में विद्यार्थी सबसे ज्यादा इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अपना उत्तर बताते हैं। और ये एक ऐसी अवधारणा या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर 20 सवालों में भी आपने लगाया तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर पूरे 20 सवाल सुलझ सकते हैं। इतना पावरफुल है ये, इतनी क्षमता इसके अंदर है। अब कोई कहे कि सर 20 सवाल सॉल्व करना हमें तो आधा घंटा लगेगा, नहीं, 5 मिनट में भी सॉल्व हो सकते हैं। बस वो बातें आपको पता हो, वो चीज़ें आपको आती हों, और ये चीज़ें किताबों में लिखी नहीं होती। यही चीज़ें हैं जो पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं और दिमाग में बिठाई जाती हैं। इन्हीं से आप दूसरों से आगे भी निकलते हो, और ये पता ना होने की वजह से ही आप दूसरों से पीछे भी रहते हो। अब इकाई अंक की अवधारणा का मतलब क्या है? कितना भी लंबा कैलकुलेशन का सवाल हो, हाँ, एक और मजबूरी भी इस वाले कॉन्सेप्ट में है। इकाई अंक की अवधारणा पूरे तरीके से आश्रित अपने ऑप्शंस पे ही होती है। मतलब ये कभी अपना पूरा आंसर निकाल के नहीं देगी आपको, ये एक संकेत आपको देगी कि मैं ऐसा ही कुछ दिखने वाली हूं। वो ऑप्शन में नजर बनाओ कि आपको कहाँ ऐसा दिख रहा जो सवाल ने कहा। इसका मतलब है, एक उदाहरण से इस बात को और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 4705 इंटू 3916 इंटू करना है 1607 इंटू 3405 इंटू करना है 95617, और हमें ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नहीं दिए गए तब तो ये बड़ा खतरनाक सा सवाल हुआ। ऑप्शन दिए हैं तो ये बड़ा निम्न स्तर का सवाल हुआ। देखो, जैसी चीजें उपलब्ध हैं हमारी वैसी सोच सवाल के प्रति हो गई है। ऑप्शन नहीं तो सवाल खतरनाक है, ऑप्शन है तो सवाल सबसे निम्न स्तर का है। मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, उत्तर आ जाएगा। इतना छोटा सवाल है, और ऑप्शन ना हो 5 मिनट भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी लगेंगे फिर सोल्यूशन। फिर ऐसा भी सवाल यही है। तो हमें दो तीन बातें साथ लेके चलना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट की बात करूं, तो यूनिट डिजिट के आधार पे जो ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध होंगे उनमें से हम ढूंढेंगे क्या, जो हमारा इकाई का अंक होना चाहिए। अब इकाई के अंक के लिए भी कुछ शॉर्टकट हैं। अगर किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे पहले से ही जीरो हो, तो वो आंसर में जीरो के अलावा कुछ और कभी नहीं दे सकता, क्योंकि जीरो में केवल एक क्षमता है, वो सबको मिटा के जीरो ही करता है, कुछ बना नहीं पाता वो। उसमें नष्ट करने की क्षमता है, निर्माण करने की नहीं। तो जीरो नष्ट करेगा सारी चीजों को जब जब मल्टीप्लाई होगा। मतलब इससे टकराओ कभी जीरो से, वो आपको जीरो करेगा फिर। तो इसका मतलब है, अगर मैं यहां मान लीजिए जीरो रखता, तो हमें वो ऑप्शन चूज करना होगा जिसका खुद का इकाई का अंक जीरो है, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। अब मान लीजिए एग्जामिनर ये जानता है कि विद्यार्थी कुछ ऐसे होंगे जो इस चीज के बारे में जानते ही नहीं होंगे, या फिर इस चीज से अवेयर नहीं होंगे, और वो सवाल आपसे पूछ लेगा। और 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उनमें से एक इकलौता ऑप्शन ऐसा है जिनमें इकाई का अंक जीरो है। आप बिना कैलकुलेशन के कह दोगे कि आंसर यही है, आप कोई भी निकाल के बता दे। बाकी और ऑप्शन जिनमें इकाई का अंक जीरो नहीं है, वो आंसर कभी बन ही नहीं सकते। तो एक चीज तो यहां से सुलझ जाती है, और लगभग 100 में से 70% चांसेस ऐसे होते हैं कि इस अवधारणा का प्रयोग करके आप सही उत्तर पे ही पहुंच जाते हो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज करने के लिए आपका दिमाग उतना ही ठंडा और शांत होना जरूरी है। यदि आप परीक्षा देते समय घबराते हैं, तो शायद ही आपके दिमाग में ये वाली बात आएगी। फिर तो आपके दिमाग में यही आएगा कि एक काम करो, पूरा गुनाह ही कर लो, ज्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा दिमाग ज्यादा परेशानी में आता है, तो फिर वो वापस से बचपन में चला जाता है।
जो स्कूल में चीज़ें पढ़ी होती हैं। तो इसलिए परेशान नहीं होना होता है, घबराहट महसूस नहीं करनी होती है। और इसलिए कहा जाता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, परीक्षाएं देते रहा करो। यही तो है जो आपको भरोसा दिलाती है आपको अपने ऊपर कि हाँ आप कुछ बेहतर कर लोगे। तो यहां से इस सवाल में हमने ये जाना कि इस सवाल का जो अंतिम अंक या फिर इकाई अंक होगा क्या होगा, 0 होगा। हमारे पास ऑप्शन होते, हम छांट के कह देते कि केवल यही है। अब दिक्कत महसूस कब होगी, जब एक से ज्यादा ऑप्शन में 0 हो जाए। मान लो 2 ऑप्शन में आखिरी का अंक 0 है, हम फंस गए, 1 सेकंड में नहीं हुआ, तो हम कहाँ जाएं, अपना दूसरा अस्त्र निकालेंगे, और वो C9 है, डिजिट सम मेथड। ये हमारा दूसरा अस्त्र है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन हमें अब भी नहीं करना है, अब भी हमें शॉर्टकट तरीके से ही उत्तर प्राप्त करना है। तो अब हम क्या चाहेंगे कि C9 मेथड से अगर कोई जवाब निकले जिसमें हमारे इकाई के स्थान पर दो दो ऑप्शन में 0 बने, हमारा सवाल बताएगा कि अंकों का टोटल ये होगा, दो में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम C9 अप्लाई करके देखो। C9 का मतलब, जो दो लोग नए हैं जरा ध्यान से समझना क्योंकि बाकियों को पता है। C9 इसी का मतलब होता है डिजिट सम मेथड। जो दूसरा मेथड हमने कल परसों स्टार्ट किया था, उसका नाम डिजिट सम मेथड होता है। हिंदी में उसे कहते हैं अंकों का योग करने की विधि। और ये आपने पढ़ी है वैदिक गणित में, चौथी क्लास में। आ जाओ वापस से। तो हम क्या करें, मान लो ये सवाल है, तो हम सबसे पहले अंकों का योग करें। और मैंने इसके लिए आपको परसों शॉर्टकट बताया कि लेबर वर्क ना करें, इससे अच्छा स्मार्ट वर्क करो। अंकों का योग ना करो, ढूंढ ढूंढ के शिकार करो। मैंने कहा था जैसे ही ये 9 बन जाए वैसे ही 0 हो जाता है, तो ढूंढ ढूंढ के 9 बनाओ और हटाते जाओ। तो चलो शुरू करते हैं। 4 + 5 9, मतलब 0, बचा क्या, केवल 7। तो यहाँ इस संख्या से केवल 7 की प्राप्ति हुई है। ये पहले से ही 9 है, ये 3 और 1 कितना हुआ, 4, इस संख्या से 4 की प्राप्ति हुई। यहाँ 7 6 13 1 14, 14 के अंकों का टोटल, 1 और 4 5, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 5। अब इस पे आ जाओ, 4 और 5 9, इससे हमें क्या मिला, केवल 3। और यहाँ 9, यहाँ पर हुआ 7 1 8 5 13, 13 का मतलब क्या है, 4, 4 और 6 मतलब 10, 10 के अंकों का टोटल 1। हमने C9 या डिजिट सम अप्लाई कर लिया सारी संख्याओं। कैलकुलेशन उनसे होगी जो चिन्ह लगे हैं, मतलब वास्तव में होना तो गुणा है। अब तो 7 गुणा 4, 28 के अंकों को जोड़ो, 10 के अंकों को जोड़ो, क्योंकि टारगेट क्या था कि जो भी कैलकुलेशन हो सिंगल डिजिट में आनी चाहिए। तो एक आया अभी तक, उस एक का गुणा 5 में होगा, तो 5 एकम 5, उस 5 का गुणा 3 में होगा 15, मतलब 1 और 5 6, 6 एकम 6। तो इसका मतलब वो ऑप्शन अच्छा है जो टोटल 6 बताएगा, भले ही इकाई का अंक 0 है, लेकिन हमारा आंसर इकाई अंक 0 होने के बाद वो सही ऑप्शन बनेगा जिसका टोटल कितना होगा, 6, क्योंकि सवाल ने हमें ये अनुमति दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार हम कुछ करने वाले हैं, हमने शनिवार को यही कुछ पढ़ा, ऐसी थी ना चीजें। चलो अब मैं आपको सवाल देता हूं, तो सवाल और ऑप्शन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। टारगेट हमारा केवल इतना नहीं है, ये बात ध्यान देना आपको। मेरे आपसे पूछने का मतलब ये कभी ना समझना कि मैं आपसे उत्तर की प्राप्ति चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे उत्तर नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपसे उम्मीद ये रहेगी कि गलत उत्तर तो आप देंगे ही नहीं, ये कोई उम्मीद नहीं करेगा परीक्षा में भी। बस उम्मीद क्या रहेगी, कौन जल्दी उत्तर देता है। सही उत्तर तो है ही और चाहिए ही है, लेकिन जल्दी कौन देता है, कौन 20 सेकंड में, कौन 19 सेकंड में, कौन 10 सेकंड में, कौन 5 सेकंड में, और कौन 2 सेकंड में देता है। लड़ाई आज वर्तमान में सही उत्तर के बीच है, लेकिन समय की है। तो चलिए आते हैं समय पे, लिखिएगा सवाल। हाँ जी बोलिए। 0 और 6 अगर है तो हमें जो अंक थे उनको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे क्या लिखा था मैंने, बताइए, है क्या आपके पास, 4705 मल्टीप्लाइड बाय 3910 मल्टीप्लाइड बाय 1607 मल्टीप्लाइड बाय 3405। और भी है अभी कि खत्म हो गया है, बताइए क्या है। 95817। अब एक चीज समझना, कहाँ पे, यहाँ 6 है। चलो एक चीज समझना, पेपर देने वाला इंसान है और बनाने वाला भी। फर्क इतना है कि पेपर देने वाला अभी उन परिस्थितियों में जूझ रहा है,
और परीक्षा बनाने वाला उन स्थितियों से निकल चुका है। तो उसे ये पता है कि क्या तरीका हो सकता है उस कंडीशन से बाहर आने का। ध्यान देना, यदि वो बिल्कुल बेसिक पे चला जाए, नॉर्मली सॉल्यूशन करे पूरे सवाल का, तो कोई भी इंसान करेगा, समय लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन अपना समय लेती ही है जितना बेसिक कैलकुलेशन में लगना चाहिए। हाँ, कुछ विद्यार्थी उसी चीज को आराम आराम से करते हैं, कुछ हाफते हुए करते हैं। हाफते हुए करेंगे जल्दी आ जाएगा बेसिक कैलकुलेशन से भी, और कुछ आराम आराम से करेंगे तो उन्हीं का देरी में आएगा बेसिक कैलकुलेशन से भी। अब यहाँ पर स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है कि एग्जामिनर ये जानता है कि मैं खुद करूं तो भी इस सवाल का उत्तर बेसिक कैलकुलेशन से जल्दी दे ही नहीं पाऊंगा। तो परीक्षा में यदि सवाल पूछा है मल्टीप्लिकेशन का, तो सबसे सिंपल सवाल माना जाता है, और ऐसे सवालों में हमेशा ऑप्शन ज्यादातर मैटर करते हैं। मतलब ऑप्शन की भूमिका बहुत बढ़ जाती है, और एग्जामिनर आपकी इन्हीं चीजों की परीक्षा लेना चाहता है कि क्या आप वो छोटी चीजें जो कॉमन सेंस के तौर पे यूज की जाती हैं आप जानते हैं। क्योंकि उसे इतना तो पता है कि मैं इस सवाल को किसी फोर्थ या थर्ड या फिफ्थ क्लास के बच्चे को दे दूं तो शायद 15 से 20 मिनट में वो भी आंसर निकाल के दे देगा मुझे। तो उसे इस चीज की आवश्यकता नहीं है कि लेबर वर्क कौन जानता है करना, क्योंकि उसे पता है सब जानते हैं। क्योंकि बचपन में स्कूल में सबने यही बेसिक कैलकुलेशन पढ़ी कि पहले जीरो का करो, फिर क्रॉस लगाना, फिर एक का करो, फिर क्रॉस लगाना, फिर 9 का करो, क्रॉस लगाना, फिर 3 का करो, यहाँ से उत्तर आएगा, फिर उसमें 7 का करो, फिर जीरो का, फिर 6 का, फिर 1 का, फिर उत्तर आएगा, फिर 5 का, फिर जीरो का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर उत्तर आएगा, फिर वहां से 7 का, फिर 1 का, फिर 6 का, फिर 5 का, फिर 9 का, तब जाके पता चले 15 मिनट हो गए और उत्तर आया है। तो एग्जामिनर जानता है हाँ, ये सवाल अगर किसी छोटे बच्चे को दिया जाए तो उसे ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, और उसे इस उम्मीद से नहीं दिए जाएंगे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है। उसे बेसिक कैलकुलेशन के लिए हाथ से दिया जाएगा, तो उसका तरीका क्या होगा कि पहले जीरो का गुणा करो। जैसे आपने अभी पूछा कि सर एक ही जो जीरो है वो दो दो ऑप्शन में है और दोनों में ही 6 बन गया। अब ऐसा क्यों बनाएगा कोई? क्योंकि आपको परेशान करना चाहेगा। नहीं बनाएगा कोई, उसका भी एक कारण है, क्यों? क्योंकि आपकी उसी चीज की तो वो परीक्षा लेना चाह रहा है। तो इसलिए जब भी लेंदी कैलकुलेशन के कोई सवाल बनाते हैं या बन जाते हैं, तो हमेशा उसमें कोई ना कोई हिंट छुपी होती है, जो हिंट पकड़ के ही हमें सोल्यूशन करना होता है। क्योंकि अगर वो हिंट उसमें नहीं होंगी ना, तो फिर आप बेसिक कैलकुलेशन से ही जाओगे, और बेसिक कैलकुलेशन से जाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल दिए नहीं जाते। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चीज़ की परीक्षा नहीं है कि बचपन में आप कैसे सॉल्व करते थे चीज़ों को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परीक्षा इस चीज़ की ली जाती है कि इस उम्र में आकर 18 से लेकर 22, 24, 26, 30, 32, इस उम्र में आप कैलकुलेशन कैसी करते हो। क्या उन्हीं चीज़ों में आप कुछ लॉजिक पकड़ते हो? क्या उन्हीं चीज़ों में आप कोई शॉर्टकट पकड़ते हो? क्या उन्हीं चीज़ों में आप स्मार्ट वर्क करते हो? क्या अभी भी वही लेबर या मजदूरों की तरह ही आप कैलकुलेशन करते हो? ये फर्क होता है, और यही फर्क जानने के लिए परीक्षा ली जाती है। क्योंकि आप एक चीज़ समझना, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कोई मैथ्स में बिठा के आपसे गुणा नहीं करवाएगा कि एक काम करो तुम पुलिस में भर्ती हो गए, अच्छा एक काम करो डंडा रखो साइड में, पेन पकड़ो जरा और मुझे ये गुणा करके बताओ। आता है कि नहीं आता तो लायक हो, नहीं आता तो एक काम करो रिजाइन करो। फिर नहीं कराएगा ना कोई, आपसे ड्यूटी कराएगा। लेकिन ये चीजें पूछते क्यों हैं? पूछते इसलिए हैं ताकि आपका दिमाग इन चीजों को करते करते खुलना शुरू हो जाए, और अलग अलग तरह के विचार आपके दिमाग में आने लगे। हर सब्जेक्ट को पूछने का तरीका है, और हर सब्जेक्ट को पूछने का मकसद भी है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स को पूछने का मकसद केवल इतना है कि किसी भी चीज को आप कितना सही मायनों में और कितना कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ स्टैंड करते हो। मतलब किसी बात को आपने कहा और आपकी वो बात पत्थर की लकीर हो जाए, ये आपको मैथ्स सिखाती है। क्योंकि मैथ्स हमेशा किसी मेथड से आपको एक परफेक्ट आंसर सिखाती है, और ये कहती है कि अगर ये उत्तर आया है तो ऊपर वाला भी उतर के नीचे आ जाए, गलत नहीं कर सकता। ये पत्थर की लकीर, ये कॉन्फिडेंस आपको दिलाती है मैथ्स। जब आप बार बार प्रश्नों को सॉल्व करते हो ना, आपका भरोसा ये जीवित हो जाता है आपके अंदर, और जीवित होने के लिए ही आपके सिलेबस में मैथ्स होती है, ना कि आपके बाद की ड्यूटी के दौरान मैथ्स सॉल्व कराते हैं। दूसरी चीज़ रीजनिंग का, जब आप रीजनिंग पढ़ते हो उसका महत्व अलग जगह है। उसका महत्व ये नहीं है जो मैथ्स का है। रीजनिंग का महत्व है अप्रोच। एक काम को करने के अलग अलग कितने सोच सकते हो आप, आपका दिमाग कितना शार्प है,
एक ही चीज, एक परिस्थिति में आप फंस गए, उस परिस्थिति से बाहर निकलने के रास्ते आप कितने निकाल सकते हो, ये रीजनिंग आपको सिखाती है। क्योंकि अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो ये माइंड आपका डेवलप होने लगता है। एक सॉल्यूशन या एक समस्या आपके सामने है, उस समस्या को सुलझाना चाह रहे हैं, अब जिसका दिमाग शार्प है, अब दो चीजों का संबंध है, शार्प जिनका दिमाग होता है वो हमेशा रीजनिंग बेहतर कर पाते हैं, और उल्टा कह दो, जो रीजनिंग बेहतर करने की ओर चलते हैं उनका दिमाग शार्प ना हो तो धीरे धीरे शार्प होने लगता है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि मैथ्स को पढ़ेंगे तो आप अपनी कही हुई बात पे अड़िग रहेंगे, ये मैथ्स सिखाएगी। और दूसरी रीजनिंग आपको ये सिखाएगी कि किसी भी बात को सोचने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वेज हो सकते हैं, कितने रास्ते हो सकते हैं, किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो उससे उबरने के कितने रास्ते, कितने तरीके हो सकते हैं, ये आपको मैथ्स रीजनिंग सिखाती है। इनका नौकरी में यूज़ नहीं है, नहीं तो आप सोचे कि सर नौकरी में कोई हमसे पूछे कि कोडिंग करके बताओ जरा इसकी, फिर एक सवाल आपको देता हूँ उसका डिकोड करके बताना, या फिर एक सवाल दे रहा हूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, जरा बताओ ए बी से किस दिशा में है। वो आपसे ये जानना चाहते ही नहीं है, आपसे ड्यूटी कराना चाहते हैं। लेकिन वो ड्यूटी जब आप अच्छे तरीके से करोगे, उनमें सहायक यही सब चीज़ें होती हैं। जब आप अधिकारी बनते हो या फिर कोई कर्मचारी बनते हो, उससे निम्न स्तर का बनते हो, तो आपको हमेशा इन्हीं सब विश्वास और इन्हीं सब भरोसे की ही आवश्यकता होती है, जो आप अपने ऊपर बनाते हो धीरे धीरे पढ़ के। कुछ विद्यार्थियों का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, और वो यहाँ पीछे रह जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। कैसा? कुछ विद्यार्थी 9वीं में सोचा करते थे बस पास हो जाएं इस साल, 10वीं का 10वीं में देखेंगे। कुछ ऐसा सोचते थे बस 10वीं में भगवान पास करा देना, इस बार फेल ना कराना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, अगली साल हम फिर पढ़ लेंगे। तो करते क्या है, एक एक साल का हम सोचते हैं कि बस इस साल पास हो जाए अगले साल कर लेंगे, इस साल पास हो जाए अगले साल कर लेंगे। ऐसी सोच यहाँ बड़ी घातक होती है, ऐसी सोच बिल्कुल है। प्रतियोगी परीक्षाओं का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप एक सिलेबस को रट लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप सिलेक्शन ले लीजिए, ऐसा करने से आप बेहतर नहीं हो पाते। प्रतियोगी परीक्षाओं का अंतिम मकसद ये है कि आप इंसान बेहतर हो जाएं, आप अच्छे इंसान बन जाएं, आपकी सोच बेहतर हो जाए, आप अलग अलग तरीकों से सोच पाएं, आप ज्ञानी व्यक्ति हो जाएं, आप जानकार हो जाएं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं का मकसद होता है। और जब आप ज्ञानी हो जाते हैं, जानकार हो जाते हैं, तो उसमें गिफ्ट के तौर पे नौकरी मिलती है आपको, ये है उसका सही मायना। ठीक, चलो अब हम आते हैं इस सवाल से आगे। तो मैं आपको सवाल और ऑप्शन दोनों देने वाला हूं। 78 इंटू 1 2 3 4, ये आपका एक सिंपल सा सवाल है। अब आपके सामने ऑप्शन है, पहला है 99252, 99252। दूसरा है 94252, 94252। तीसरा है 97252, 97252। और चौथा है इसमें 96252, 96252। हो गया सॉल्यूशन? लो, इतनी ही देरी की आवश्यकता होती है। अब मैंने क्योंकि देरी में ऑप्शन लिखे तो आपका देरी में आंसर आया है। मैं यदि सारे ऑप्शन और सवाल एक साथ आपको दे दूं तो इतना भी समय नहीं लगता, और परीक्षाओं में सब तुरंत मौजूद होता है। तुरंत वहीं सवाल और वहीं नीचे आपको ऑप्शन दिखते हैं। मतलब परीक्षाओं में यदि सवाल करा तो मुश्किल से 1 या 2 सेकंड का सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमें ब्रह्मास्त्र आता है चलाना, उसका नाम है डिजिट सम मेथड या फिर C9 मेथड। तो डिजिट सम मेथड हमने अप्लाई किया, जो जिस पे अभी चर्चा हो रही थी, अंकों का योग करो। और उससे पहले एक और चीज, इकाई अंक की अवधारणा। इकाई अंक की अवधारणा से यदि उत्तर आ जाए तो सबसे बेस्ट है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं, हाँ बोलिए। जैसे अब ध्यान देना, समय की बचत, गौर करना, समय की बचत हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से होगी। मैं यदि आपसे कहूं कि सबके ये रहे ऑप्शन, तो हमें C9 भी नहीं लगाना। 8 गुना 4 32 मतलब 2, आंसर हो गया सॉल्व। लेकिन क्योंकि सारे ऑप्शन में दो दो थे,
तो हमें C9 पे जाना पड़ेगा। अब मैं वापस वैसे ही कर देता हूं जैसे ये थे। अब दूसरी चुनौती कि सर दो तो सब में है, अब हम क्या करें, अब C9 पे जाएं, तो वो अंकों का योग करने वाली विधि लगाएं। 8 7 15 टोटल करना है, 15 का मतलब 6, 4 3 7 2 9 मतलब 0, 1 बचा। 6 गुना 1 कितना? सवाल ने कहा कि मैं तो 6 हूं, मतलब मेरा मान 6 है, तो ऑप्शन कौन कहेगा? जो 6 है वही आंसर है। चलो 9 मतलब 0, 9 मतलब 0, 5 2 7 2, 9 मतलब 0, खत्म। ये तो 0 बता रहा। फिर 9 मतलब 0, 5 4, 9 मतलब 0, 2 और 2 4, खत्म। हमें तो 6 चाहिए तो 4 दे रहा है। 9 मतलब 0, 7 2, 9 मतलब 0, 5 2 7, गलत, हमें तो 6 चाहिए, 7 दे रहा है। तो अंतिम बचा आंसर वही होगा, चेक भी नहीं करना हमें तो। क्यों? क्योंकि बचा ही कहाँ। और यदि बचा होता तो हम चेक भी करते। मान लीजिए पांचवा ऑप्शन होता नन ऑफ दीज, तो हमें शंका भी होती शायद ये ना हो जाए, या फिर शायद नन ऑफ दीज ना हो जाए, तो हम चेक भी करते। अब चेक कर लो, 9 मतलब 0, 5 2 7 2, 9 मतलब 0, 6 बचा, 6 ही तो चाहिए था, आंसर हो चुका है। अगला सवाल लेते हैं। चलो एक उलझाने वाला सवाल देते हैं आपको, अच्छे से दिमाग लगाना इस बार, आपके दिमाग की थोड़ी परीक्षा होगी इसमें। 0.4, 0.04, 0.004 और गुणा 40,000। ऑप्शन फर्स्ट 2.56, सेकेंड 25.6, थर्ड 0.256 एंड लास्ट ऑप्शन 256। आप C9 से यूज करोगे ना, C9 से निकालोगे तो फंसोगे अब, क्योंकि सब में टोटल सेम बनेगा ऑप्शन में। अब इकाई अंक की अवधारणा अच्छी है, डेसिमल अप्रोच लगाएं वो अच्छा है, या दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए वो सोच के करें तो भी अच्छा है। बस इन्हीं सब बातों से हम सवाल का सॉल्यूशन बिना कैलकुलेशन के दे सकते हैं। हमें गुणा थोड़ी करना है, हमें दिमाग लगाना है। गुणा कौन करेगा? बच्चे करेंगे गुणा। गुणा वो करेंगे जो अनभिज्ञ हैं, जिन्हें नहीं आती वो चीजें, वो गुणा करेंगे। हम गुणा नहीं करेंगे, हम लगाएंगे दिमाग। गौर करने वाली बात, इसका मतलब है 4 गुना 10,000। 10,000 में कितने जीरो? तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसका अर्थ होगा कि किसी भी संख्या में अगर इसका गुणा हो जाए तो हम 4 अंक दशमलव के बाद हो तो दशमलव हटा सकते हैं। एक जीरो जाएगा तो दशमलव के बाद एक अंक जो है वो दशमलव वहां से हट जाएगा। दो जीरो जाएंगे तो दशमलव के बाद जो दो अंक हैं वहां से दशमलव हट जाएगा। ये सुलझाने के लिए बात है। तो 3 अंकों के बाद दशमलव है, अगर ये हटाना है तो 1 2 3 गया। यहां दो अंकों के बाद है लेकिन एक ही जीरो बचा है, तो ये यहां रह जाएगा। क्या हुआ सॉल्यूशन? अब हमें देखना है कि यहाँ एक और एक, दो अंक के बाद दशमलव है, कहाँ है? सवाल सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन इतना ही तो था। यही है आपका सवाल का सॉल्यूशन। तो दिमाग लगाना बस ऐसे ही है। एक और सवाल लेते हैं। चलो तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है 72 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 32। बताना है जवाब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 63512, 63512। सेकेंड ऑप्शन है 60512, 60512। ऑप्शन थर्ड 62512, 62512। हाँ, एक और है 64512। अब निकाल लें, निश्चिंत होकर के आंसर क्या। हाँ, और बाद में ग्लानी ना हो, ऐसा ना हो कह रहे ये क्या हो गया, एक सेकंड ज्यादा ले लेते लेकिन सही उत्तर तो देते। तो इसलिए सही उत्तर की तरफ जाना है, समय भी जल्दी बताना है। हाँ, फोर्थ आएगा, अभी सेकंड आ रहा था, बदल लिया है। ये नहीं करना, परंतु अड़िग रहो एक किसी चीज पे। सेकंड
सेकंड आ रहा है? किसी का फर्स्ट आंसर है? पहला? दूसरा कितने लोगों का है, जरा हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और तीसरा है किसी का? चौथा है? कितने लोगों का चौथा है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लोगों का। ये तो जीत रहे हैं ये वाले। चलो पर आंसर निकालते हैं। पहले इकाई अंक की अवधारणा से निकले तो चेक करके देख लो, क्योंकि आगे हमें चलना ही ना पड़े, हम समय बचाएंगे। 2 गुना 8, 16 का 6, 6 दूनी 12 का 2। तो सब में 2 है, फंस गए हम तो। फंस गए तो यहाँ चलो ब्रह्मास्त्र पे। अब नहीं फंसेंगे। चलो। 7 2 9, 9 का मतलब सब नष्ट हो गया, पूरा जीरो। करनी नहीं हमें तो, क्योंकि जीरो हो गया। ऑप्शन ढूंढो अभी। 6 3 9, 5 2 7 1 8। गलत, ये तो 8 दे रहा, हमें जीरो चाहिए। आगे यहाँ 5 2 7 1 8 6 14, मतलब 5। गलत, हमें तो जीरो चाहिए, अब तो 5 दे रहा है। फिर 6 2 8 1 9, 5 2 7। गलत, ये 7 दे रहा, हमें तो चाहिए जीरो। और यहाँ 5 2 7, सॉरी 5 4 9, 6 2 8 1 9, ये जीरो दे रहा, हमें जीरो ही तो चाहिए। ऑप्शन कौन? लास्ट वाला सॉल्यूशन हुआ। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है 62.5, चौथा सवाल। 62.5 इंटू, आपको करना है इसमें 8064। 8064। चलिए पहला ऑप्शन है इसमें 503000। सेकेंड ऑप्शन है 505000। थर्ड ऑप्शन है कि 506000। फोर्थ ऑप्शन 504000। क्या आंसर आया? सवाल सॉल्व। इतना ही बस समय देना होता है। चलो आंसर आ गया। कितना आएगा? फोर्थ ऑप्शन आएगा। सवाल पे फिर चलेंगे हम। यहाँ पर है 6 2 8 5 13। 13 मतलब 4। और यहाँ 8 6 14 4, 18। 18 मतलब 9, मतलब तो जीरो। ये तो नष्ट हो गया। 0 गुना 4 मतलब जीरो। हमें वो ऑप्शन चाहिए जो जीरो खुद कह दे। ये 5 3 8 गलत, हमें तो जीरो चाहिए। 5 5 10 मतलब 1 गलत, हमें तो जीरो चाहिए। 6 5 11 मतलब 2 गलत, हमें तो जीरो चाहिए। 5 4 9 मतलब जीरो, हमें यही मिला और आंसर हो चुका है। चलो अगले सवाल की ओर चलेंगे। लिखिएगा। हाँ, सवाल है 4018। 4018 इंटू 4012। ये ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन है 16220 216। दूसरा है 16320 216। तीसरा है 16520 216। चौथा है 16120 216। आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पर आप इकाई अंक की अवधारणा से तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्या करेंगे? वही C9 मेथड। 8 1 9, बचा कितना? 4। यहाँ 4 2 6 क्या बचा? 7। 7 गुना 4 28। 28 के अंकों का टोटल 2 और 8 जुड़ेंगे 10। 10 में भी एक और जीरो जुड़ेगा तो 1। सवाल ने कहा उसका मान 1 है। ऑप्शन कौन सा कहेगा? 6 2 8 1 9 मतलब जीरो। 6 2 8 1 9 मतलब जीरो। 2 बचा, गलत, हमें 1 चाहिए। यहाँ 6 3 9, 6 2 8 1 9 मतलब जीरो। 2 1 3, गलत, हमें तो 1 चाहिए।
फिर 6 2 8 1 9 मतलब 0, 6 2 8 1 9 मतलब 0, बचा 5, गलत। हमें तो 1 चाहिए, अब इसी में ही होगा। 6 2 8 1 9 मतलब 0, 6 2 8 1 9 मतलब 0, 1 बचा, यही तो चाहिए। अगला सवाल। लिखिए 47 इंटू 513 मतलब 513 इंटू 9125 मतलब 47 गुना 513। यहाँ लिख देता हूँ, 47 गुना 513 और गुना करना है 9125 से। तो हमें यहाँ पर या तो इकाई अंक की अवधारणा से मिल जाए या फिर मिल जाए C9 मेथड से। तो चलिए आंसर लिखेंगे 2012879। दूसरा 2200012874। 2200012962। चौथा 2200012875। अब हमें C9 भी नहीं लगाना है, केवल 1 सेकंड में। तो हम कहेंगे 7 गुना 3 21 का 1 गुना 5 5। सॉरी, तो जब हम, क्योंकि एक में ही तो 5 दिया है, बाकियों में तो दिया भी नहीं है, तो हमें बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना, ये कहलाता है यहाँ कॉमन सेंस। लिखो एक और सवाल। लिखें 95.3 95.3 इंटू करना है 6.4 6.4 इंटू करना है 0.498 0.498 0.498। क्या लिख लिया है? चलो फिर ऑप्शन लिखिएगा। 603.74019। दूसरा 302.74816। तीसरा 308.67826। चौथा 303.74016। फोर्थ हो गया क्या? कौन सा आएगा? चलिए, तो यहाँ क्या इकाई अंकों के आधार पे आ रहा है? नहीं आ रहा, तो हम क्या कर लें फिर इसमें C9 मेथड लगा लेंगे। ये 9 है, ये 5 3 8, ये 6 4 10 का मतलब 1, ये 9 8 4 12 का मतलब 3, तो 8 1 कम 8, 8 तिया 24, 24 का मतलब 6। वो ऑप्शन सही है जो 6 बनाएगा। चलिए 6 3 9, ये 9, 7 4 11 1 12, 12 का मतलब, लेकिन इकाई के स्थान पर 9 हो रहा है क्या, वो देखना जरूरी है। 1 अंक 2 अंक और यहाँ 3, मतलब टोटल 5 अंक होने चाहिए डेसिमल के बाद, सब में है। अब यहाँ क्या ये इकाई के स्थान पे 9 बैठेगा, वो चेक कर लो। 3 गुना 4 12, 12 का मतलब 2, 2 गुना 4 सॉरी 2 गुना 8 16। इकाई के स्थान पे तो 6 होना चाहिए, यहाँ तो 9 है। भले ही 3 बना, लेकिन यूनिट डिजिट ही नहीं है, तो हम कह देंगे ये तो गलत रास्ता है। अब यहाँ आगे बढ़ो, कितना चाहिए? 6। इकाई के स्थान पे 6 इन तीनों में है, अब संभावना आंसर की है। तो यहाँ 7 2 9, यहाँ पर हुआ फिर 8 1 9, 4 6 10 और 3 13 का मतलब 4, हमें तो चाहिए 6, गलत है। फिर 7 2 9, यहाँ 6 3 9, 8 8 16 6 22 का मतलब 4, ये गलत है, हमें तो 6 चाहिए। फिर यहाँ
4 3 7, 7 6 13, 13 1 14, 14 और 7 कितना होगा 21, 21 और 3 24 का मतलब 6। यही तो चाहिए था जो हमें मिला है।